हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर अलेक्जेंडर के बारे में, यानी सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे हम। सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जो जन्म होता है वो 356 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, कहाँ होता है इसका जन्म? इसका जन्म होता है पेल्ला के अंदर, मकदूनिया में। मकदूनिया का ये शासक भी था। ठीक है, इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? वो थे फिलिप फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय ये कौन थे? ये मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, मकदूनिया के शासक थे। इनकी जो माताजी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ओलंपियाज। ओलंपियाज। ठीक है, अब बात करते हैं सिकंदर के बचपन की। भाई, सिकंदर बचपन से ही बहुत कुशल और बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, जब ये 13 वर्ष का था तो जो फिलिप द्वितीय का एक घोड़ा था जिसका नाम था बोकेफला, यानी उस घोड़े को कोई भी वश में नहीं कर पा रहा। तो सिकंदर ने 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में उस घोड़े को अपने वश में किया। ठीक है, उस घोड़े को अपने वश में किया। फिर वो घोड़ा अंत तक सिकंदर के साथ रहा। यानी सिकंदर ने जितनी लड़ाइयां लड़ी थी वो सारी लड़ाइयां इसी घोड़े के बलबूते पे लड़ी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं, उम्र हो जाती है उसकी 16 वर्ष। 16 वर्ष तो फिलिप ने क्या सोचा कि भाई सिकंदर के लिए किसी गुरु को नियुक्त किया जाए। भाई फिलिप द्वितीय ने क्या किया, अपने भाई रिश्तेदार चुने। पहले तो अपने रिश्तेदार चुने उसके लिए गुरु। 2-3 रिश्तेदार बदले कि भाई अपनी रिश्तेदारी में से किसी को पकड़ लिया कि भाई मेरे बच्चे को सिखा दो। ठीक है, तो उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर बात आती है, इसने फिलिप द्वितीय ने एक निजी गुरु चुना इसके लिए, एक निजी शिक्षक कि भाई ये इसके लिए अच्छा रहेगा। उसका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, जो कि कौन थे? गणित के ज्ञानी, मनोविज्ञानी। ठीक है, इन्हें अरस्तु को चुना। 16 और 3 यानी 19 वर्ष। 19 वर्ष तक इसने अरस्तु से ज्ञान लिया। सिकंदर ने 19 वर्ष तक अरस्तु से ज्ञान लिया। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। ठीक है, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के सुकरात, और सिकंदर के अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल। भाई, इन्होंने 3 साल तक इसको धनुर्विद्या सिखाई, ज्ञान सिखाया, गणितीय सिखाई। यानी इसको 3 साल तक कोचिंग दी। ठीक है,
फिर बात करते हैं, 20 वर्ष की उम्र हो जाती है इसकी, सिकंदर की उम्र 20 वर्ष की हो जाती है। तो जो फिलिप द्वितीय थे, इन्होंने एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा नाम की एक लड़की से फिलिप द्वितीय ने शादी कर ली। तो इस शादी से ये जो सिकंदर है ये नाराज हो गया। इस शादी से सिकंदर नाराज हो गया। वैसे सिकंदर की एक बहन भी थी, ठीक है, इसकी एक बहन भी थी, और सिकंदर की 3 वाइफ थी। एक का नाम है बैक्टीरिया। इससे शादी कर ली, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई सिकंदर ने जब अपनी बहन की, इसकी बहन की शादी हो रही थी, सिकंदर की बहन की शादी हो रही थी, तो उस शादी के वक्त यानी जो फिलिप द्वितीय थे उसके जो अंगरक्षक थे उन्हीं ने फिलिप द्वितीय को मार दिया। उन्होंने ही फिलिप द्वितीय को मार दिया। वैसे कई इतिहासकार बताते हैं कि इसकी मृत्यु के पीछे, इसकी हत्या के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। कई इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ इसकी मृत्यु के बाद? इसकी मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया? मकदूनिया का शासक बन गया सिकंदर, ठीक है। सिकंदर राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई सिकंदर जैसे ही राजा बना उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना आरंभ कर दिया। यानी उसके मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हुई, पूरे वर्ल्ड को जीतने की इच्छा जागृत हुई, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो अपना जो सराउंडिंग एरिया है उसको कवर किया, फिर वो बाहरी देशों में चला गया। अब बात करते हैं उसके युद्धों का वर्णन। अरे मार्कर नहीं चल रहा। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, वो था अर्बेला का युद्ध। अर्बेला का युद्ध, अर्बेला का युद्ध यानी ईरान का युद्ध। ईरान के शासक कौन थे? दारा, ठीक है। सिकंदर ने दारा पर 3 बार विजय प्राप्त की, यानी दारा को 3 बार पराजित किया। क्या है कि सबसे पहले तो सिकंदर जहां भी जाता, क्या करते हैं कि भाई जहां भी जाता था तो उसके खौफ इतना था सिकंदर का कि भाई जो भी राजा उनको अपने आप ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे सिकंदर की, ठीक है। तो इन्होंने दारा को संदेश भेजा कि भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन दारा नहीं माना। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, दारा के साथ युद्ध किया। दारा के साथ युद्ध किया तो भाई दारा को इसका भय लगा, दारा को लगा कि भाई सिकंदर मेरे को मार देगा, ठीक है भाई, ऐसा हो गया सिकंदर मेरे को दबा मार देगा, मेरा विनाश कर देगा। तो इस वजह से दारा ने एक खत लिखा। किसको लिखा? दारा ने एक खत लिखा पोरस को। किसको खत लिखा? दारा ने एक खत पोरस को लिखा कि सिकंदर से मेरे को बचाओ, मुझे आपकी वो सहायता की जरूरत है। तो पोरस ने क्या किया? पोरस ने अपने हाथियों का झुंड भेजा, हाथियों की सेना भेजी। किसके लिए? दारा के लिए। दारा कौन था? ईरान का शासक था, ठीक है। तो उस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई, सिकंदर की विजय हुई। फिर सिकंदर को पता लग गया कि हाँ भारत में भी कोई शक्ति है। उन हाथियों को देख के लगा सिकंदर को भी, हाँ भारत में भी कोई बड़ी शक्ति है। तब सिकंदर के मन में आया कि क्यों ना भारत में भी जाया जाए, कि भारत में इतनी बड़ी शक्ति है, मेरे को तो वर्ल्ड जीतना है, तो उससे टकराना जरूरी है। तब उसका मन बना भारत आने का, ठीक है।
अर्बेला के युद्ध में उसने दारा को पराजित कर दिया, यानी 3 बार पराजित किया था सिकंदर ने। तभी से उसको सिकंदर महान की उपाधि मिली। और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि यूरोपियों ने दी थी, यूनानियों ने ही दी थी। ठीक है। फिर क्या होता है कि भाई सिकंदर दारा से युद्ध जीत के कहां चल पड़ता है? वो भारत की ओर चल पड़ता है। ठीक है, भारत की ओर चल पड़ता है। तो फिर भारत में उसकी मुलाकात होती है तक्षशिला के शासक अंबिक कुमार से। तक्षशिला के शासक अंबिक कुमार से। जो भारत का सबसे पहला देशद्रोही है वो कौन है? अंबिक कुमार। ठीक है, अंबिक कुमार तक्षशिला का शासक था। तो अंबिक कुमार ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अंबिक कुमार ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर क्या होता है भाई? अंबिक कुमार फिर सिकंदर को भड़काता है। अंबिक कुमार सिकंदर को भड़काता है कि भाई आप पोरस से जाके लड़ो, क्योंकि अंबिक कुमार की दुश्मनी किससे थी? पोरस से थी। ठीक है। तो फिर सिकंदर का और इसका पोरस का युद्ध कहां पे होता है? झेलम नदी के किनारे। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहां होता है? झेलम नदी के किनारे। इसको क्या बोलते हैं भाई? झेलम का युद्ध भी बोल देते हैं, आइडेस्पीज का भी युद्ध बोल देते हैं, वित्सता का भी युद्ध बोल देते हैं। ऐसे कई नाम है इसके। वैसे सिकंदर ने पहले पोरस को भी ये संदेश भेजा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन पोरस ने सीधा युद्ध का निमंत्रण दिया कि आप युद्ध करो, मैदान में आओ। ठीक है। तो उनका युद्ध होता है। भाई यूनान के इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से मैं ये जितनी बातें बता रहा हूं ये यूनानी इतिहासकारों की बातें बता रहा हूं। और हमारा जो देश है यानी भारत के जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं भाई? जो यूनानी इतिहासकार हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, वो जो लिख गए वही आंखें मूंद के विश्वास करते हैं उन्हीं की बातों पे। उन्होंने क्या लिखा है कि भाई उन्होंने लिखा है कि भाई सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत हुई थी सिकंदर की। ये बात लिखी है यूनानी इतिहासकारों ने। ठीक है, जीत हुई थी सिकंदर की। लेकिन जो चीनी इतिहासकार हैं और फारसी इतिहासकार हैं, चीनी इतिहासकार, फारसी इतिहासकार और ईरानी इतिहासकार, उनके अकॉर्डिंग सिकंदर की छवि इसके अपोजिट थी। ठीक है, वो मानते हैं कि भाई सिकंदर एक क्रूर शासक था, एक शराबी शासक था। ये कौन मानते हैं? फारसी इतिहासकार, ईरानी इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है भाई? सिकंदर यूनानी इतिहासकारों के हिसाब से तो सिकंदर जीत जाता है। फिर क्या होता है कि वो आगे व्यास नदी पार करने से मना कर देते हैं। उसकी सेना, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि सिकंदर की सेना यानी लगातार युद्ध करते, कोई भी अगर व्यक्ति है लगातार काम करेगा तो थकान तो होगी ना। तो सिकंदर की जो सेना थी वो लगातार युद्ध करते जा रही थी, तो सिकंदर की सेना थक गई थी। और कई इतिहासकार ये बताते हैं कि भाई चाणक्य की रणनीति के अनुसार, चाणक्य की जो रणनीति थी उसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उन सभी को विष दिया गया था। पहले विष आते थे कि भाई आज विष दिया ये कल मर जाएगा, आज विष दिया इसका 2 दिन का टाइम पीरियड है, इसका 4 दिन का टाइम पीरियड है, इस तरह के आते थे। ठीक है, और उसी विष से उन सबकी हालत खराब हुई थी। ठीक है, ये बात ये कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भी चाणक्य की रणनीति के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना में गया और उनको फिर ये विष दिया, शराब में डाल। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई वैसे सिकंदर भी मानता था
कि भाई एक तो राजा पोरस, ये नहीं चल रहा, एक तो राजा पोरस और दूसरा नंदवंश का शासक था। कौन? धनानंद। यानी धनानंद के पास इतनी बड़ी सेना थी, वो सिकंदर तो बस देख के दंग रह गया। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, सिकंदर वहां से वापिस लौट जाता है अपनी उसकी, यानी उसने अपनी सेना को बहुत कहा कि भाई आगे चलेंगे, व्यास नदी को पार करो, लेकिन उसकी सेना नहीं चली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई सिकंदर वहां से वापिस हो लेता है, अपनी सेना को लेके वापिस हो जाता है। तो यानी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर जो एरिया उसका था जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उस पे उसने छोड़ दिया था सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को छोड़ दिया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? उसका थल सेनापति था, सिकंदर का थल सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का भी जिक्र हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या होता है कि भाई 323 में क्या होता है कि भाई सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है किस कारण? उसको मलेरिया हो जाता है, यानी वो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 323 के अंदर, बेबीलोन के अंदर। हाँ, सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसका जन्म होता है यूरोप के अंदर, जिसका जन्म यूरोप के अंदर होता है और उसकी मृत्यु एशिया के अंदर होती है। जन्म यूरोप के अंदर, मृत्यु एशिया के अंदर, और उसको दफन कहाँ किया गया? अफ्रीका के अंदर। उसको दफन कहाँ किया गया? अफ्रीका के अंदर। यानी 3 महाद्वीपों पे उसने, देख लो, जन्म कहाँ हुआ? यूरोप के अंदर, और मृत्यु कहाँ हुई? एशिया के अंदर। दफन कहाँ किया गया? अफ्रीका के अंदर। ठीक है, 323 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। फिर सिकंदर की मृत्यु होने के बाद जो उसका जीते हुए प्रदेश थे, जितने उसने प्रदेश जीते हुए थे, उन पर झगड़ा शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके जितने भी सेनापति थे, उनमें क्या था? उनमें आपसी में युद्ध शुरू हो गया। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर की। यहाँ बात आएगी भाई, सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ था? उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी।